पर्सनल फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट को लेकर हर भारतीय के मन में एक उत्सुकता रहती है। हालांकि हमारे कल्चर में यह पब्लिकली डिस्कस नहीं किया जाता है। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि दूसरे कैसे पैसे को मैनेज करते हैं। हम सब ये समझना चाहते हैं क्या हमारा जो मनी मैनेजमेंट का अप्रोच है वो सही है या नहीं। हम सब ये समझना चाहते हैं हम अपने पैसे को लेकर बेस्ट मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और हम ढूंढते हैं जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो। आयरनी ये है कि ये जितने भी पर्सनल फाइनेंस के नॉलेज हालांकि इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं, वो एवरेज इंडियन के लिए रेलिवेंट ही नहीं है, और इसलिए हम सीखते चले जाते हैं पर्सनल फाइनेंस के वो लेसन्स उन ग्लोबल एक्सपीरियंसेस से जो हमारे लिए मिसलीडिंग है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट ही नहीं बैठते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। यह सब्जेक्ट पर्सनल फाइनेंस इंडिया में बहुत ही नासेंट स्टेज में है, क्योंकि ट्रेडिशनली इंडियंस जो हैं वो पैसे या वेल्थ को लेकर ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, उतनी खुलकर बात नहीं करते जितने ग्लोबली मैच्योर्ड इकोनॉमीज में होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम का कभी पार्ट भी नहीं होता है। वेल्थ को फ्लॉन्ट करना या पब्लिकली डिस्कस करना कल्चरली डिस्करेज किया जाता है इस देश में। हम इजीली पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर्स के पास भी नहीं जाते हैं, और उसके पीछे बहुत सारी वजह है। लैक ऑफ अवेयरनेस एक वजह हो सकती है, एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है अगर एक पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से हम कस्टमाइज सॉल्यूशंस मांगते हैं तो, ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं, और दूसरे बहुत सारे और कल्चरल वजह भी हैं। और इसलिए हमारी जो ये चाह है कि हम पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज लें, उसके लिए हम इंटरनेट सर्च करते हैं, और इंटरनेट पे पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट टॉप ऑफ द लिस्ट है सर्च आइटम में। इससे साफ पता चलता है कि इंडियन सोसाइटी में एक डिस्कनेक्ट है। हम पर्सनल एडवाइस वहां ढूंढ रहे हैं जहां हमें ग्लोबल मार्केट के एक्सपीरियंसेज और उनके मनी बिहेवियर के बारे में पता चलता है। इंडिया के लिए वो रेलिवेंट ही नहीं होता है। ये सच है, पर्सनल फाइनेंस एज ए सब्जेक्ट मैच्योर्ड मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में इवॉल्व हो चुका है। हमारे यहाँ की तरह नासेंट स्टेज में नहीं है, लेकिन वहां जो ग्लोबली एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं वो इंडियन रियलिटी से बहुत अलग हैं। इंडिया एक बहुत अलग तरह का मार्केट है, अलग तरह की इकोनॉमी है, हमारे अलग पर्सनल फाइनेंस के चैलेंजेस हैं, और इसलिए इंडियन पर्सनल फाइनेंस के सॉल्यूशंस भी अलग होने की जरूरत है। ज्यादातर ये जो ग्लोबली वेल एक्सेप्टेड पर्सनल फाइनेंस एडवाइस हैं वो उन ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए हैं जहां मार्केट बहुत मैच्योर्ड है, और उसको अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो एक एवरेज इंडियन के लिए वो फाइनेंशियली डिजास्टर भी हो सकता है। चलिए मैं कुछ उन पर्सनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट पे, ग्लोबल पर्सनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं और देखता हूं क्या वो इंडियन मार्केट के लिए, इंडियंस के लिए रेलिवेंट हैं या नहीं। घर आपके नेटवर्थ का कितना हिस्सा होना चाहिए? ग्लोबली पर्सनल फाइनेंस एडवाइस ये है कि आपके नेटवर्थ का 1/3 से ज्यादा आपके प्राइमरी हाउस में नहीं होना चाहिए, प्राइमरी रेसिडेंस में नहीं होना चाहिए। अब ये इंडिया में कैसे पॉसिबल है? इंडिया में कोई भी डिसेंट घर आज किसी भी टॉप टियर सिटीज में 1 करोड़ से कम में नहीं है। अब अगर आप अपने नेटवर्थ का सिर्फ 30% शेयर डालेंगे अपने प्राइमरी हाउस पे, इसका सिंपल मतलब है कि आपको एक घर खरीदने के लिए आपका नेटवर्थ मिनिमम 3 करोड़ होना चाहिए। कितने इंडियंस इस बेंचमार्क पे, इस परचेज पावर पे क्वालिफाई कर पाएंगे? हार्डली टॉप 2-3%, उसमें भी ज्यादातर लोग वो जिनका एक जनरेशनल वेल्थ है इस पर्सनल फाइनेंस रूल में क्वालिफाई करेंगे एक घर खरीदने के लिए। सेकंड, हाउसिंग लोन एज लिवरेज। हाउसिंग लोन को ग्लोबल मार्केट्स में हमेशा लिवरेज कहा गया है, मैच्योर्ड इकोनॉमीज में लिवरेज कहा गया है, लेकिन उन कंट्रीज में रेंटल रिटर्न्स जो होते हैं वो बोरोइंग कॉस्ट से ऊपर होते हैं। आर्बिट्राज जो है वो होम लोन बोरोवर के फेवर में होता है। सो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 15-20% का डाउन पेमेंट कर दें और फिर उस बोरोड मनी के साथ लिए घर को रेंट पे चढ़ा दें, तो प्रैक्टिकली आपका टेनेंट ही आपके घर के पैसे पे करेगा। ये इंडिया के लिए रेलिवेंट नहीं है, जहां की होम लोन बोरोइंग कॉस्ट
और रेंटल रिटर्न का गैप कम से कम 500 बेसिस पॉइंट या 5% है। उसके अलावा होम ओनरशिप कॉस्ट ओवरऑल इंडिया में काफी हाई है, हाई टैक्सेशन है जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी का। हाउस प्राइस एफोर्डेबिलिटी, 5 साल का ग्रॉस इनकम पे घर खरीदना चाहिए, यह है ग्लोबल कॉन्सेप्ट। कोई भी घर जो 5 साल के ग्रॉस इनकम में आप खरीद सकते हैं वही आपके बजट में एफोर्डेबल है। आयरनी यह है कि इस प्राइस टू इनकम रेशियो में इंडियन हाउसिंग मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड वर्ल्ड में अमंग द वर्स्ट है। यहां पे एवरेज हाउस जो है टॉप टीयर सिटीज में वो 11 साल के ग्रॉस इनकम पे मिल रहा है। कुछ शहर में ये प्राइस टू इनकम रेशियो 40 साल तक चला गया है। इंडिया में ढूंढना कि 5 साल के ग्रॉस इनकम में घर मिल जाए, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल पर्सनल फाइनेंस एडवाइस है। नेक्स्ट, कितना नेटवर्थ आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होना चाहिए, कितने पैसे को आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं। ग्लोबली माना गया है, पर्सनल फाइनेंस में एडवाइस दिया गया है कि आप रूल 100 अप्लाई करें। इसका मतलब अपने एज से आप उसको डिवाइड कर दें। सिंपल भाषा में, अगर आप 40 साल के हैं तो 100 से 40 को डिवाइड करके 60% पैसा, 60% अपना नेटवर्थ आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं। अगर आप 60 साल के हैं तो 100 माइनस 60, 40% वेल्थ अपना आप स्टॉक मार्केट में डालें। लेकिन उन मैच्योर्ड कंट्रीज में रिस्क फैक्टर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट वॉलेटिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली ये इंडियन मार्केट की सच्चाई नहीं है, जहां स्टॉक मार्केट सिर्फ सेंटिमेंट ड्रिवन वॉलेटिलिटी का ही शिकार नहीं होता है, बल्कि यहां स्कैम्स और मार्केट मैनिपुलेशंस भी होते हैं। कभी भी आपको अचानक एक रिपोर्ट मिल जाएगी कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, डाइसी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इतने सारे स्टॉक मार्केट स्कैम्स के बाद भी हम अभी भी सीख रहे हैं और अचानक से एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है, कोई जेन स्ट्रीट स्कैम हो जाता है और ये सारे स्कैम्स में ये पोटेंशियल है कि आपको कंगाल बना सकते हैं ओवरनाइट। एक 60 साल का इंसान जो रिटायरमेंट के वर्ज पे है इंडिया में, वो इतना एडवेंचरस नहीं हो सकता कि 40% वेल्थ स्टॉक मार्केट में डाल दे। नेक्स्ट, 25x रिटायरमेंट कॉर्पस। रिटायरमेंट कॉर्पस को लेकर एडवाइस दिया जाता है पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कि ये आपका एनुअल एक्सपेंस, जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं उस दिन के एनुअल एक्सपेंस का 25 टाइम्स होना चाहिए। अगेन, ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे लोग जनरली 58 या 60 इयर्स में रिटायर होते हैं या जबरदस्ती रिटायर कर दिए जाते हैं। ये एक प्रूडेंट फाइनेंशियल एडवाइस है उन इकोनॉमीज में जहां लोग जनरली 67 इयर्स तक काम करते हैं, 70 इयर्स तक काम करते हैं, मेडिकल कॉस्ट कवर्ड होते हैं और एक गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी भी होती है। रिटायरमेंट कॉर्पस जो है ओनली मींस ऑफ सर्वाइवल नहीं होता है। इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हाइपर इन्फ्लेशन में है और रिटायरमेंट कॉर्पस को मोस्टली आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में ही जमा कर सकते हैं। रिटायरमेंट विड्रॉवल रूल वर्ल्ड ओवर माना गया है कि 4% पैसा आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का 4% आप विड्रॉ कर लें। वेस्टर्न कंट्रीज में ये बेंचमार्क है, जहां रिटर्न्स भी लो हैं, इन्फ्लेशन भी लो है। इंडिया में आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस होने की जरूरत है अगर आप सिर्फ 4% विड्रॉवल रेट से सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर आप अपने कॉर्पस का इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट के रिटर्न का 4% विड्रॉ करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। आपका कॉर्पस कितना बड़ा है, रिटर्न क्या आ रहा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है और आपकी फैमिली सपोर्ट कितनी है। नेक्स्ट, इमरजेंसी फंड 6x। इमरजेंसी फंड हर किसी को चाहिए आज के अनसर्टेन वर्ल्ड में, अनसर्टेन जॉब मार्केट में। सवाल ये उठता है कितना पैसा चाहिए सेफ्टी नेट के लिए। अब पर्सनल फाइनेंस एडवाइस ये दिया जाएगा कि ये 6 महीने का आपकी सैलरी या 6 महीने के आपके एक्सपेंस आपको इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए। ये उन इकोनॉमीज के लिए रेलिवेंट है जहां एक बार नौकरी छूटने पर फिर से नौकरी पा लेना आसान होता है। हर किसी को ये एश्योरेंस होता है कि अगर मेरे काबिलियत के अनुसार नौकरी नहीं भी मिलेगी तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या पार्ट टाइम जॉब तो मिल ही जाएगा। ये इंडिया की रियलिटी नहीं है, ये इंडिया में रेलिवेंट नहीं है, जहां एक बार जॉब अगर चली गई
तो हो सकता है आपको नेक्स्ट जॉब पाने में 2 साल का वेट करना पड़ जाए। अब ग्लोबल सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कैसे इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे रेलिवेंट सवाल है कि राइट पर्सनल फाइनेंस एडवाइस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है। देखिए, मनी मैनेजमेंट बहुत पर्सनल होता है और वन साइज फिट्स ऑल आंसर ऐसा होता नहीं है जो सबके लिए रेलिवेंट हो। लेकिन मैक्रो लेवल पे मैं असेट एलोकेशन की बात करूंगा जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 40-40-20 अप्रोच होना चाहिए। 40% प्रॉपर्टी मार्केट में, 40% फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में और 20% गोल्ड और दूसरे असेट्स में। जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आप अपना कैपिटल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपोजर कम कर सकते हैं और ज्यादा सेफ असेट्स जैसे कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरफ जा सकते हैं। सबसे जरूरी यह है कि आपको घर तब तक नहीं खरीदना चाहिए जब तक आपके पास अपना एक नेटवर्थ नहीं है। होम लोन जो है वो आपका लीवरेज होना चाहिए, ना कि लायबिलिटी। सिंपली मींस होम लोन आप 8% पे उस पैसे के लिए लें जो आपके पास है, ऑलरेडी है, और आपने उस पैसे को हायर इंटरेस्ट पे 12 से 14% के इंटरेस्ट आप उस पैसे से कमा रहे हैं और 8% का आपने हाउसिंग लोन लिया है, क्योंकि हाउसिंग लोन सबसे सस्ता लोन है। अगर आपके पास नेटवर्थ नहीं है तो होम लोन के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसे। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आपके होम लोन के इंटरेस्ट से भी कम होगा इंडिया में। रेंटिंग जो है, रेंट पे रहना फाइनेंशियली बहुत सेफ और वाइज एडवाइस है। अगर बिना नेटवर्थ के आप होम लोन लेते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में आपका घर में एक कहने को असेट क्लास है, लेकिन उसमें वो असेट क्वालिटी नहीं है कि आप अचानक से उसे बेचकर अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरा कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड इंडिया में कम से कम आपके एक्सपेंस 2 साल के एक्सपेंस के बराबर होना चाहिए, चाहे आप उसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें या गोल्ड में रखें, जिसको कि आप जब चाहें लिक्विडेट कर सकते हैं। आपका रिटायरमेंट कॉर्पस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस एज में रिटायर कर रहे हैं, बट एनुअल एक्सपेंस 35 साल के एनुअल एक्सपेंस से कम कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्पैन इंडिया में बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है और हेल्थ केयर कॉस्ट हाइपर इन्फ्लेशन में है। क्या ये सारे सॉल्यूशंस जो मैं बता रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन है? क्या ये यूनिवर्सली रेलिवेंट है सारे इंडियंस के लिए? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्लोजर है इंडियन रियलिटी के, एवरेज इंडियंस के लिए की रियलिटी के बहुत क्लोज है, जो अदरवाइज इंटरनेट पे हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो ग्लोबल बेंचमार्क पर्सनल फाइनेंस के आधार पे उनको दिखा दिया जाता है। ज्यादातर ये जो पर्सनल फाइनेंस के एडवाइस आपको इंटरनेट पे मिलते हैं वो ग्लोबल हैं और जेनरिक हैं। उनका टारगेट ऑडियंस ग्लोबल है और इंडियन रियलिटी उससे बहुत अलग है, और इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इस सब्जेक्ट को डिकोड करूं इंडियन ऑडियंस के लिए। उम्मीद करता हूं ये आपको रेलिवेंट लगा होगा, आपके काम का होगा। फील फ्री टू कमेंट अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज और बनाऊं, आप कमेंट करें, अपने आइडियाज शेयर करें, अपने सजेशंस दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।